Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India's semiconductor mission. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, पहले इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भारत सरकार ने साल 2021 में ही लॉन्च कर दिया था। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस मिशन का लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो दे आर कंसिडर्ड एज हार्ट एंड ब्रेन फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर जो चिप्स लगे रहते हैं उन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ही होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की मदद से। और अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग देखी जाए वर्ल्ड वाइड तो उसमें अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान, इवन चाइना आर लीडर्स। भारत अभी लैगिंग बिहाइंड है इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो उसी गैप को मेकअप करने के लिए फिर भारत सरकार लेकर के आई इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन जो भारत सरकार लेकर के आई उसके अंतर्गत कई सारे नए प्रोग्राम्स या स्कीम्स लेकर के आए। तो मिशन इज अ काइंड ऑफ टाइम बाउंड टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट कि हमें इस समय में इतने साल में हमें कुछ लक्ष्य अचीव करना है। और एक मिशन के अंतर्गत फिर नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं या स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि उस मिशन द्वारा इस्टैब्लिश्ड टारगेट को पूरा किया जा सके। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत लाया गया सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया भारत सरकार ने। और इसके मदद से भारत की अलग अलग जगहों पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। उसके अलावा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम DLI स्कीम हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जहाँ पे भारत के स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, मॉनेटरी इंसेंटिव इफ दे कम अप विद द न्यू डिज़ाइन विथ रिस्पेक्ट टू सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर भी डिज़ाइंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी स्टार्टअप्स नए नए डिज़ाइंस को लेकर के आएंगे इंडिजिनस या लोकल डिज़ाइनिंग को प्रमोट करने के लिए, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स नए सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस लेकर के आएंगे उनको फिर मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है सरकार अंडर DLI स्कीम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। उसके अलावा भारत सरकार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन कर रही है दुनिया के अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े सेमीकंडक्टर फर्म्स हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, ताइवान या यूरोपियन यूनियन नेशंस के इंपॉर्टेंट फर्म्स के साथ भारत सरकार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रही है इन ऑर्डर टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में। उसमें से 2 तो गुजरात में ही है, सेमीकंडक्टर फैब यूनिट इन ढोलेरा, गुजरात। इसकी मदद से 50,000 वेफर्स पर मंथ बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 91,000 करोड़ का। ये जो धोलेरा गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट लाया जा रहा है, इट इज़ बीइंग सेट अप बाय टाटा ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद पावर चिप विच इज़ अ ताइवान बेस्ड इंडस्ट्री। उसके अलावा सेमीकंडक्टर यूनिट इन सानंद लाया जा रहा है गुजरात के अंदर ही, विच विल बी established by CG Power in association with Japan-based Renesas Electronics Corporation and Star Macroelectronics of Thailand। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट लगभग 7,600 करोड़ का है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि अ सेमी कंडक्टर यूनिट इज बीइंग ब्रॉट इन मौरीगांव, असम एज वेल। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इन फुल स्विंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस ईयर्स मिड ओनली, मिड 2025 में द मौरीगांव सेमीकंडक्टर यूनिट वुड बी रेडी फॉर प्रोडक्शन। ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट मौरीगांव असम में लगाया जा रहा है, इसको स्टैब्लिश कर रही है टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, TSAT। इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगा 27,000 करोड़ का। इसकी जो फैसिलिटी, जो मोरीगांव फैसिलिटी है, इसका ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बताया जा रहा है 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स पर डे।
बाय मिड ऑफ 2025 फुल स्केल ऑपरेशन तो नहीं, बट छोटा मोटा ऑपरेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है at the semiconductor unit in Moregaon, Assam, being developed by Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited. अब करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सेकेंड फेज लॉन्च करना चाहती है, जहां पे वो और भी नए नए एरियाज पे फोकस करना चाहती है। और इसी के लिए फिर इस फील्ड में जो भी काम कर रहे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, बिजनेस हाउसेस, उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। और कंटूर्स जो हैं, यानी कि ओवरऑल डिजाइन स्ट्रक्चरिंग फाइनलाइज की जा रही है रिगार्डिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अगला जो फेज होगा सेमीकंडक्टर मिशन का, उसमें फोकस रहेगा कि भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल्स डेवलप किए जाए। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स हो वो भारत के अंदर ही बनाए जाए। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ गैसेस की जरूरत भी पड़ती है, जैसे नियॉन एंड अदर इनर्ट गैसेस, वो भी भारत के अंदर ही उनको बनाया जाए। या फिर भारत के अंदर ही उनको सोर्स करने के तरीके डेवलप किए जाए। गैसेस को बना तो नहीं सकते, बट उनको कंसंट्रेटेड तरीके से हम लोग सोर्स जरूर कर सकते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो पॉइंट इज कि सेकेंड फेज में कोशिश की जा रही है कि दूसरे देशों के ऊपर या फिर दूसरे देशों के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के ऊपर रिलायंस को रिड्यूस किया जाए और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाए। भारत के अंदर ही एक वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम बनाया जाए, ताकि हमारे देश के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। अब सेकेंड फेज जब लॉन्च करेगी सरकार, उसके अंदर क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, कंक्रीट एक्शंस, वो जब सामने आएगा तो हम लोग फिर से न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे। बट आई जस्ट होप कि आज के इस डिस्कशन से आपको एक बार रिवाइज हो गया कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है क्या, उसके अंतर्गत अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ऐसा आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर मिशन है क्या और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप बताएंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, किस मकसद से लाया गया, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स है, और थोड़ा सोच करके लिखिए। नॉट एवरी आंसर can be taught in the class or by the teacher. So just think what could be the possible challenges being faced in implementation of semiconductor mission. आपको थोड़ा सा हिंट्स यहीं से मिल जाएगा कि सेकंड फेज में जिस चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है वही तो चैलेंज होगा फर्स्ट फेज में। यानी कि दूसरे देशों पे रिलायंस करना पड़ रहा है, हमें रिलाई करना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग में प्रॉब्लम है, जो गैसेस रिक्वायर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर ऑफ चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी जो है लोकल लेवल पे नहीं है। तो sometimes you have to think and fabricate some points also rather than completely relying on what you have studied। और इस तरीके से आप अपने आंसर को बनाने की कोशिश करते हैं इन दोज एरिया जहाँ पे क्लियर कट आपके पास पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स पहले देखते हैं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। आपको पता है कि चाइना बेस्ड एक एआई फर्म है डीप सीक, उसने हाल फिलहाल में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि एआई फील्ड का आप कह सकते हैं जब मोस्ट सोफिस्टिकेटेड या मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसने डेवलप कर दिया एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। द कॉस्ट दैट हैज बीन incurred by गूगल या ओपन एआई टू डेवलप चैट जीपीटी एंड सिमिलर काइंड ऑफ एआई टूल्स, उससे बहुत कम खर्चों में डीप सीक ने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर दिया। एंड दिस हैज डिसरप्टेड द ग्लोबल एआई इकोसिस्टम। कहीं ना कहीं इंडिया इज seen lagging behind in this AI race as well. So, guided by, yeah, inspired by, yeah, you may say threatened by DeepSeek rise. Now, Government of India is looking forward to develop its own indigenous foundational AI model. और भारत सरकार ने इसी डायरेक्शन में लॉन्च किया है इंडियाज एआई मिशन, जिसका ओवरऑल आउटले रहेगा 10,370 करोड़ के आसपास। मकसद यही है कि भारत का अपना खुद का एक फंडामेंटल एआई सिस्टम डेवलप होना चाहिए जो ग्लोबल स्केल पे compete कर पाए। अब ये जो इंडिया एआई मिशन है वो पिछले साल ही लॉन्च कर दिया था भारत सरकार ने। 10,370 करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके अंतर्गत 7 मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
एक तो इंडिया का खुद का एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए फिर लार्ज प्रोसेसर्स, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, जीपीयूज चाहिए होंगे। इंडिया का अपना एआई इनोवेशन सेंटर, जहाँ पे नए नए एआई रिलेटेड रिसर्च करना होगा, नए नए टूल्स डेवलप करने होंगे। इंडिया एआई इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो न्यू एप्स हैज टू बी ब्रॉट अप। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, जहाँ पे जो हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, उनको एआई के फील्ड में ट्रेन करना होगा, सो दैट द वर्क फोर्स इज रेडी फॉर दिस फ्यूचर स्किल। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, तो स्टार्टअप्स हैव टू बी फाइनेंस्ड in order to work more and more in the field of AI. At the same time, the focus has to be developed, or focus has to be there to develop a trusted AI system जहाँ से data breach या misuse of data के problem ना हो. And the seventh step under India AI mission is to have India AI data set platform. So you must mug up all the 7 steps for मेंस एग्जाम। अभी तो मेंस नहीं आ रहा है वैसे, बट मेंस के लिए आपको 7 स्टेप्स रटने ही होंगे। अगर उन्होंने पूछ लिया कि क्या है इंडिया एआई मिशन, तो आपको सातों के सातों स्टेप्स लिखने होंगे। कंप्यूटिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना, इनोवेशन सेंटर, ऐप डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स के लिए हमारे देश के वर्कफोर्स को ट्रेन करना, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ट्रस्टेड एंड सेफ एआई, एंड इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म। यू सी, एआई, artificial intelligence system, they work on data only. Without data, AI is nothing. They are nothing but data processors. They are fast data processors. उनको जब तक हम डेटा देंगे नहीं, तब तक they are a hollow system. तो डेटा is a kind of fuel for AI system. तो इसके लिए भारत के पास अपना खुद का एक वेल डेवलप्ड मैसिव डेटा सेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वो है सेवन पिलर ऑफ इंडिया एआई मिशन, इंडियाज एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म। और इसी डायरेक्शन में, इंडियाज एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में, फिर भारत सरकार ने लॉन्च किया है एआई कोर्स। एआई कोर्स विल बी अ प्लेटफॉर्म विच विल कलेक्ट डेटा सेट फॉर इंडिजीनस एआई मॉडल दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। तो जो इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, ये जो पिलर है इंडिया एआई मिशन का, इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है एआई कोर्स। सो एआई कोर्स इज पार्ट ऑफ, या एआई कोर्स इज रिजल्ट ऑफ इंडियाज एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म विच इज पार्ट ऑफ इंडियाज एआई मिशन। इसके अंतर्गत नॉन पर्सनल डेटा मेंटेन किए जाएंगे। करेंटली जब एआई कोर्स को लॉन्च किया गया है, तो इसमें 316 टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स डाले गए हैं एट द लॉन्च। विथ टाइम मोर एंड मोर डेटा सेट्स विल बी एडेड, बट डेटा सेट्स विल बी नॉन पर्सनल इन नेचर ओनली। साथ ही साथ एआई मिशन में अभी तक और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो अपार्ट फ्रॉम लॉन्च ऑफ एआई कोर्स, भारत की कंप्यूटिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 14,000 जीपीयूज आल्सो हैव बीन कमीशन्ड सो फार। सो दिस हैज बीन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियाज एआई मिशन। एआई कोर्स का लॉन्च करना एंड 14,000 जीपीयूज का इस्टेब्लिशमेंट या कमीशनिंग करना, टू कंक्रीट स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज एआई मिशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about spiritual and social significance of iftar. This topic can be useful from our syllabus GS paper on art and culture point of view, क्योंकि वहाँ पे भी आपसे फेस्टिवल रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या रिचुअल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, इस्लामिक कम्युनिटीज़ के लिए वर्ल्ड वाइड जो होली मंथ होता है रामदान का, वो स्टार्ट हो चुका है। दिस इज 9th मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर, और इसको होलीएस्ट मंथ माना जाता है इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर, और वो शुरू हो चुका है। 2 या 3 मार्च को इसकी शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट 29 या 30 डेज तक नाउ मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम डॉन टू डस्क। सो बिल्कुल सूर्य किरण से लेकर के शाम ढलने तक खाना और पीना अवॉइड करेंगे मुस्लिम्स कम्युनिटी के मेंबर्स। हाँ, जो बीमार हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो उन लोगों के लिए फिर रिलैक्सेशन होता है, बट अदरवाइज रोज़ा रखना, इस जो फास्टिंग की बात मैंने अभी की, इसी को कहा जाता है रोज़ा रखना। ये रोज़ा रखना इन जनरल एक तरीके का मैंडेट है
फॉर बीइंग अ मुस्लिम। 29 से 30 दिनों तक, अब अगला 2 मार्च से लेकर के जब तक ईद उल फितर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब तक नहीं होगा, 30 मेरे हिसाब से 30 मार्च को है, तब तक रोजा रखना इज अ मैंडेट फॉर बीइंग अ मुस्लिम। मुस्लिम बीइंग रमदान, मुस्लिम्स का क्या मानना है कि रमदान का जो महीना है, क्या मान्यता है रमदान महीने की, वो समझते हैं। तो रमदान का जो महीना है, इसी महीने के दौरान द फर्स्ट वर्सेस ऑफ कुरान वेयर रिवील्ड टू प्रॉफेट मोहम्मद बाय अल्लाह थ्रू एंजल गैब्रियल अबाउट 1400 ईयर्स अगो। तो ये सिग्निफिकेंस है रामदान का, रामदान के महीने का। इसी महीने में पहले जो वर्सेस हैं कुरान के, वो रिवील किए गए थे प्रॉफेट मोहम्मद को, ऐसा मानना है मुस्लिम कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड। एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि हर साल जो रामदान का महीना होता है, वो पिछले साल के मुकाबले 10-12 दिन पहले आ जाता है। रीजन बीइंग, इस्लामिक कैलेंडर जो है वो लूनर कैलेंडर है, मतलब मून के हिसाब से वो कैलेंडर चलता है। और यही कारण है कि एक महीने में 28, 29 या मैक्सिमम 30 दिन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। सो दैट इज द रीजन वाई द लूनर ईयर इज शॉर्टर विथ रिस्पेक्ट टू सोलर ईयर बाय 11 डेज। तो सोलर ईयर की तुलना में लूनर ईयर जो है 11 दिन कम उसमें दिन होते हैं, समय होता है। और यही कारण है कि इस साल अगर रमदान आया मान लीजिए मार्च में, तो पिछले साल फरवरी में आ जाएगा। उसके फिर पहले, आई एम सो सॉरी, अगले साल फरवरी में आ जाएगा, फिर उसके अगले साल फरवरी में रहे, फिर उसके अगले साल जनवरी में आ सकता है। तो ऐसा होते होते 2030 में रामदान का जो महीना है, वो सोलर ईयर के साल के हिसाब से 2 बार आएगा। एक तो जनवरी 5 से शुरू हो जाएगा और दूसरा 26 दिसंबर से शुरू होगा। सो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग दिस। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक बात समझ आ जाए कि जो मुस्लिम कैलेंडर है, इट इज़ एज पर मून, लूनर हिजरी कैलेंडर्स को कहते हैं, जिसके दिन जो है वो लगभग 11 कम होते हैं एज कंपेयर टू द सोलर कैलेंडर विच इज एज पर द सन। तो 11 दिन कम होने के कारण हर साल जो रामदान का महीना है, वो पिछले साल के मुकाबले 10-11 दिन पहले आ जाता है। इसलिए रामदान का जो महीना है वो सोलर कैलेंडर के हिसाब से फिक्स नहीं रहता, वो बदलता रहता है। कभी दिसंबर में भी हो सकता है, कभी जनवरी में भी, फरवरी में भी, धीरे धीरे बदलता रहता है। अब आगे बात करते हैं इफ्तार की। तो हमने समझा रमदान महीने के बारे में। अब रमदान महीने के दौरान मैंने आपको कहा कि डॉन टू डस्क तक फास्ट रखना होता है, रोजा रखना होता है फॉर ए मुस्लिम मेंबर या मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी फॉलोअर के लिए एक तरीके से मैंडेट है। इफ्तार वो मील होता है जो सनसेट के बाद जो फॉलोअर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो लेते हैं, उसको कहा जाता है इफ्तार। सो इफ्तार इज द मील taken after sunset and immediately before the evening prayer, जिसको कहा जाता है मागरिब नमाज। तो शाम की जो प्रेयर होती है, मागरिब नमाज, उसके जस्ट पहले अपने फास्ट को ब्रेक करना होता है। और फास्ट को ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, उसी को कहा जाता है इफ्तार। तो रमदान के महीने में 2 ही मील लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स। एक होता है शाम के टाइम में, जिसको कहते हैं इफ्तार, और दूसरा होता है मॉर्निंग से जस्ट पहले, सूर्य उदय होने से जस्ट पहले, सनराइज से पहले, उसको, उस मील को कहा जाता है सहरी। अब इफ्तार में क्या खाना है उसको लेकर के कोई सेट रूल है नहीं, बट ऐसी मान्यता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ब्रोक हिज फास्ट विथ डेट्स, और यही कारण है कि डेट्स आर रिकमेंडेड चॉइस। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, एंड जो मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे मुझे वैलिडेट करेंगे, बिकॉज आपको ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है इस मामले में। बट जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, जब सनसेट होता है तब डेट्स खा करके फास्ट को ब्रेक किया जाता है। उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, मागरिब नमाज, और उसके बाद जो लार्जर मील है वो कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरीके से आ, ये रिचुअल्स फॉलो होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। फास्ट ब्रेक करना, इफ्तार
और उसके बाद नमाज पढ़ ली, और उसके बाद फिर जो फीस्ट होता है, कम्युनिटी फीस्ट, वो होता है, लोग मिल करके साथ में खाना खाते हैं। साल 2023 में इफ्तार वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ्तार की अगर बात की जाए तो जो इवनिंग का जो फास्ट ब्रेक करने का रिचुअल है, वैसे तो वो सिर्फ डेट्स के साथ ब्रेक होता है, बट कुछ और भी खाया जा सकता है क्योंकि कोई मैंडेट नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं। और उसके बाद नमाज होता है। अच्छा, इसको लेकर के भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। अगर आप सच में इफ्तार आप रोज़ा रख रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। आई जस्ट होप कि आई एम टेलिंग राइट, कि सनसेट के बाद फास्ट ब्रेक किया थ्रू डेट्स जनरली, उसके बाद नमाज पढ़ा, और उसके बाद फिर अपना जो नॉर्मल फीस्ट है या खाना है वो खाया। ऐसा ही मेरे हिसाब से प्रैक्टिस होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ इफ्तार, जो आप एथिक्स पेपर में लिख पाएंगे। इफ्तार का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें तो रोजा का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, रोजा रखना और फिर शाम को फास्ट ब्रेक करना थ्रू इफ्तार, इससे इंसान के अंदर डिसिप्लिन आता है, ऐसी मान्यता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। इट प्रमोट्स सेल्फ कंट्रोल ओवर द इंस्टिंक्ट या अर्ज ऑफ हंगर, अपनी भूख को कंट्रोल करने की काबिलियत होना, यही तो इंसान होना है। क्योंकि जानवर को जब भी भूख लगेगी तो वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके सबसे पहले खाना ढूंढेगा, बिकॉज एनिमल इज गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट्स ओनली। But to be human is to able to curb your instincts. And you cannot become or act like human just because you have taken birth like a human. You have to develop the tendency of being a human. And that tendency of being a human is to curb your instincts. So इंसान बनने में मदद करता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये रोजा रखने का जो कल्च ट्रेडिशन है। आपको भूख पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, जिससे डिसिप्लिन डेवलप होता है, ये एक मकसद है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है रोजा रखने का। और फिर इफ्तार के वक्त जब लोग खाना खाते हैं, अपना फास्ट ब्रेक करते हैं, तो इससे एक रियलाइजेशन होता है ऑफ द ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स अल्लाह, नेचर, गॉड, जो कहना है आप कहिए, कि जो चीज़ें हमें मिली हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली होता क्या कि जब हम खाना पीना खाते रहते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में, तो वी डू नॉट गिव द ड्यू रेस्पेक्ट टू द फूड या द रिसोर्सेज दैट हैव बीन अवेल्ड टू अस बाय द नेचर। लेकिन जब भूख लगी हो आपको, और आपको फिर भी भूख को कंट्रोल करना है, अर्ज को रिस्ट्रिक्ट करना है, और शाम को जब आपको कुछ खाने को मिलता है, तब आपको उस खाने का महत्व समझ आता है। सो दिस इज हाउ रोजा का जो ट्रेडिशन है, इट इज़ अ वे। और उसके बाद इफ्तार का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, इट इज़ अ वे टू डेवलप आवर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑलमाइटी या नेचर दैट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद दिस बाउंटीफुल रिसोर्सेज अराउंड, जिसकी मदद से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मेनली खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। साथ ही साथ इफ्तार की जो ट्रेडिशन है, उसमें सिर्फ खुद नहीं खाते या परिवार के साथ नहीं खाते, कोशिश की जाती है कि नीडी लोगों को भी खाना खिलाया जाए। तो इट इज़ अ वे टू प्रमोट द सेंस ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, वेयर द फूड इज सर्व टू द नीडी ऑल्सो। तो इस तरीके से इफ्तार हैज मेनी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। इसका सोशल सिग्निफिकेंस भी है, लोग जो है मिलजुल करके शाम को इफ्तार करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी अफेयर विच सेंस विच डेवलप्ड अ सेंस ऑफ किंगशिप, आपस में जो सेंस ऑफ बॉन्डिंग है, या फिर फ्रैटर्निटी की फीलिंग है, उसको स्ट्रेंथन करता है इफ्तार का जो एक्टिविटी है, या इफ्तारी पार्टी जो है, वो सेंस ऑफ बीइंग वननेस को स्ट्रेंथन करता है। तो दैट इज द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ इफ्तार। यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है एथिक्स पेपर में, कि सारे रिलीजन तो एक ही बातें कहते हैं, मोर और लेस अलग अलग रिचुअल्स के थ्रू भी मोर और लेस वो एक ही बातें प्रमोट करते हैं। इस बात को आप हाईलाइट करें। तो चाहे वो सिख कम्युनिटी का लंगर हो, चाहे इस्लाम कम्युनिटी का इफ्तार हो, सब जगह तो या यही बातें की जाती हैं। भोज जो कराया जाता है हिंदू कम्युनिटी के अंदर, तिथि भोज एंड ऑल, सब जगह तो यही बातें हैं कि नीडी लोगों की हेल्प करें। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस साहब ने कहा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। सो दैट आइडिया इज मोर और लेस बीइंग फॉलोड इन एवरी रिलीजन।
तो यही बातों को आपको हाईलाइट करना था वहाँ पे। फिर आपको कहना था कि लेकिन कई सारे रिलीजन्स में कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो डाइवर्जेंट लगते हैं, बट वो असल में रिलीजन के एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। वो रिलीजन को कुछ लोगों ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है ताकि समाज के अंदर डिसहार्मनी प्रमोट हो और उनका पावर बढ़े। उन चीज़ों से हमें बचना है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पशु औषधि इनिशिएटिव। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पशु औषधि इनिशिएटिव समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोशिश की जाती है कि जो भी मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर वो ब्रांडेड मेडिसिन है तो महंगी होंगी। ब्रांडेड है मतलब पेटेंटेड होंगे, तो दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सम पेटेंट रेजीम, तो वो महंगी होंगी। मोस्टली वो किसी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं, यूरोपियन कंपनी द्वारा या अमेरिकन कंपनी द्वारा। तो ऐसे ब्रांडेड मेडिसिन जो डॉक्टर्स हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, उनका जेनेरिक वर्जन, जो चीपर वर्जन है, वो हमें इन औषधि केंद्र पे अवेलेबल हो और इस तरह के औषधि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं। इस मकसद से गाइडेड होकर के भारत सरकार ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो लॉन्च किया जिसने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो मिनिस्ट्री ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसके अंतर्गत एक एजेंसी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, बीपीपीआई। इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया गया है। एंड एज आई टोल्ड यू, द पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू अवेल क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मतलब चीपर मेडिसिन जो ब्रांडेड नहीं है, पेटेंट द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू सच कॉस्टली ब्रांडेड एंड पेटेंट प्रोटेक्टेड मेडिसिन। ये बीपीपीआई की बात की जाए तो इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और इसी को काम दिया गया जन औषधि स्टोर्स को रन करना, लॉन्च करना और ओवरऑल उनका सर्विलेंस करना। ऐसे होते हैं जन औषधि केंद्र, सामने इस तरीके की होर्डिंग लगी रहती है, आपको देख करके समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिल जाएंगे फॉर एनी ब्रांडेड ड्रग्स, ब्रांडेड मेडिसिन। यहाँ पे आपको थ्योरेपेटिक मेडिसिन के अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है स्वास्थ्य के सिपाही। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र, वो देखते हैं पहले। तो स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई रेप्यूटेड एनजीओ, ट्रस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स या अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट, कोई भी जन औषधि केंद्र खोल सकता है। पहले आपको उसके लिए जन औषधि केंद्र का एप्लीकेशन डालना होगा बीपीपीआई के पास, और एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो फिर आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। हर एक जन औषधि केंद्र में मैंडेटरी है कि कम से कम एक इंसान तो ऐसा हो जिसके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री हो, वही फिर जेनरिक वर्जन अवेलेबल करा पाएगा। अब देखिए हर साल 7 जनवरी को जन औषधि दिवस मनाया जाता है वैसे तो, ठीक है। अभी ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट याद रखना है आपको। जन औषधि जो स्टोर्स हैं, जन औषधि स्टोर्स जो हैं, जो मेडिसिन्स हमें और इंसानों के लिए हैं, उनका वेटनरी वर्जन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। द 7 मार्च इज नॉट राइट, यहाँ पे 7 जनवरी होगा। तो जन औषधि केंद्र इंसानों की दवाइयों के लिए है, उसका वेटनरी वर्जन खोला जा रहा है पशु औषधि स्टोर्स। पशु औषधि स्टोर्स में क्या किया जाएगा, दे विल प्रोवाइड अफोर्डेबल वेटनरी मेडिसिन। तो जानवरों के लिए जो वेटनरी मेडिसिन होंगे वो अब पशु औषधि स्टोर्स पे खोले जाएंगे। तो दिस पशु औषधि स्टोर्स विल बी ओपन इन लाइन विथ जन औषधि केंद्र। दिस पशु औषधि स्टोर्स विल बी इन लाइन विथ लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसको ओवरसी करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑपरेशंस। अब एक चीज जो मुझे यहाँ पे कंफर्म करनी है वो ये है, आई एम स्टिल नॉट क्लियर, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से 7 मार्च शुड बी जन औषधि दिवस, ठीक है। और जन औषधि दिवस के अवसर पे लॉन्च हुआ
पशु औषधि इनिशिएटिव, बट यहाँ लिखा हुआ है 7 जनवरी। सो आई विल हैव टू चेक कि ये सही है या ये सही है। जो भी सही होगा मैं उसको फाइनल पीडीएफ में रखूंगा, राइट। तो आप एक बार वहाँ फाइनल पीडीएफ से देख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से 7 मार्च है जन औषधि दिवस, और उसी जन औषधि दिवस के ऊपर लॉन्च हुआ है पशु औषधि इनिशिएटिव। पशु औषधि इनिशिएटिव्स में हमको मिल पाएगा। अब इसी तरीके का मेडिसिन स्टोर होगा, बट वहाँ पे हमें जेनेरिक वर्जन ऑफ वेटनेरियन मेडिसिन मिल पाएंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो अनवर अली रिलेटेड प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया यूएस ट्रेड में अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आउटर स्पेस ट्रीटी में पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज द ट्रीटी डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि व्हाट इज आउटर स्पेस। और यहाँ पे मिस्टी स्कीम में वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और वो स्टेटमेंट जो गलत है वो है ये वाला। ऑल कोस्टल स्टेट्स कैन नॉट बी कवर्ड अंडर मिस्टी स्कीम। हर जगह कैसे आप मैनग्रोव को डेवलप कर सकते हैं? जहाँ पे नहीं संभव है मैनग्रोव, हाउ कैन यू डेवलप मैनग्रोव देयर? So other statements are true. That's all from our side for today. Thanks for watching.